Hi students, this is Sucheta, Assistant Professor of Commerce from Government College Narnon. Welcome all. Today we will discuss about a very important topic for commerce students, that is income tax. In this topic we will talk about the introduction and basic terms required to understand the income tax, like what is income, what is tax and its origin, and a brief history of its development. And for calculation of income tax, all the relevant terms to be required shall be discussed in brief. So let's start. ओके स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स को डिस्कस करने से पहले हम इटमोलॉजी ऑफ टैक्स को डिस्कस करेंगे, यानी टैक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यह हम जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि कर को वसूल करने का कार्य प्राचीन काल से किया जा रहा है, जैसे कि 3000 बीसी से 2000 बीसी के अंतर्गत एंशियंट इजिप्ट में कर को किसानों से वसूल किया जाता था और वे किसान जो कर का भुगतान नहीं कर सकते थे, उन्हें राज्य का कोई भी सख्त कार्य देकर कर की भरपाई की जाती थी। इसी दौरान 500 ईस्वी पूर्व पार्शियन साम्राज्य के अंतर्गत कर प्रणाली में हमें सुधार देखने को मिला, यानी इस पार्शियन साम्राज्य में कर को नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पर कलेक्ट किया जाता था। जिस एरिया में जिस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, उस एरिया से उसी फॉर्म में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। फॉर एग्जांपल, किसी एरिया में गोल्ड की उत्पत्ति ज़्यादा है तो वहाँ पे गोल्ड के रूप में टैक्स देना होता था। जिस एरिया में सिल्वर की उत्पत्ति ज़्यादा है वहाँ हमें सिल्वर के रूप में टैक्स पे करना होता था। जिजिया टैक्स के बारे में आप जानते होंगे। 11वीं सेंचुरी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट टाइम जिजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया और यह टैक्स नॉन मुस्लिम रेजिडेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड चार्ज किया गया और यह टैक्स मुस्लिम शासकों द्वारा नॉन मुस्लिम परमानेंट रेजिडेंट से वसूल किया जाता था। तो इस तरह से हमने इस टाइम पीरियड के दौरान टैक्स किस तरीके से वसूल किया जाता था उसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि टैक्स वर्ड किस लैंग्वेज से डराइव किया गया। 13वीं सेंचुरी में ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज के टेक्सर वर्ड से टैक्स वर्ड डराइव किया गया। टेक्सर का इन जनरल मीनिंग ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में टू इम्पोज द टैक्स था और 14वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाला वर्ड टैक्स लैटिन लैंग्वेज के टैक्सियर से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज में टैक्सियर वर्ड दो मीनिंग में यूज होता है। फर्स्टली टू असेस, टू एस्टिमेट, एंड सेकेंडली सेंसर एंड चार्ज। इट मीन्स कि टैक्स शब्द का प्रयोग जो आज हम कर रहे हैं वह ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज के टैक्सर से और लैटिन लैंग्वेज के टैक्सियर से लिया गया है। Dear student, after discussing the etymology of tax, now we will talk about income tax. What is income tax? It is a tax on income, यानी ऐसा कर जो आय पर लगाया जाता है उसे हम आयकर कहते हैं। अब क्वेश्चन यह रेज होता है कि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है और किस पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और यह टैक्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस से कलेक्ट किया जाता है। इट मीन्स ऐसे व्यक्ति या व्यवसाय जो अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए आय कमाते हैं और उस आय का कर योग्य भाग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कर के रूप में एकत्रित किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा हर साल टैक्स रेट को डिफाइन किया जाता है और उन्हीं टैक्स रेट के बेस पर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस की टैक्सेबल इनकम पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स सरकार द्वारा क्यों लिया जाता है और गवर्नमेंट इसका यूज़ कहाँ करती है। इनकम टैक्स गवर्नमेंट द्वारा इसलिए लिया जाता है
क्योंकि यह गवर्नमेंट के रिवेन्यू का सोर्स है, यह सरकार की आमदनी का साधन है और इस आमदनी से सरकार के पास जो धन एकत्रित होता है वह धन सरकार के द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सर्विसेज पर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, वाटर सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज एंड ऑल अदर सर्विसेज जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं, उसके लिए जो धन प्रयोग किया जाता है वह धन कर के द्वारा एकत्रित किया गया धन है जो सरकार द्वारा जनता से लिया जाता है और जनता को सुविधाएं देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए भी हम टैक्स की कलेक्टेड मनी को यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस क्या हैं? यह ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जो गवर्नमेंट की अपने सिटीजन के प्रति, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के प्रति, अपने सरकार के अंतर्गत कार्यरत उन सभी व्यक्तियों के प्रति हैं जो सरकार की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए सरकार का दायित्व भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल अभी फ्रांस के साथ इंडियन गवर्नमेंट की जो डील की गई 36 राफेल परचेज करने से रिलेटेड, ये 36 राफेल गवर्नमेंट के द्वारा 59,000 करोड़ के अंदर परचेज करने की डील की गई है और इस डील से हम अपनी डिफेंस फोर्स को सशक्त बना पाएंगे ताकि वो अपने देश की रक्षा, अपने नागरिकों की रक्षा सही तरीके से कर पाएं। इसी के साथ गवर्नमेंट टैक्स से कलेक्टेड मनी को सिटीजन को गुड्स प्रोवाइड करने के लिए भी यूज करती है। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो हमने यह देखा कि इस टाइम पीरियड के अंदर लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं है, लेकिन उन्हें खाने के लिए जो भोजन चाहिए वह सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया। तो सरकार ने इस टाइम पीरियड के अंदर टोटल 80,000 करोड़ पीपल्स को 5 kg फूड ग्रेन एंड 1 kg पल्सेस प्रोवाइड करवाई, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल खर्चा इन गुड्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड 1.5 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया। तो यह पूंजी सरकार के पास इस कर से एकत्रित धन से आई है जो जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही है। There are mainly two type of income tax, means दो तरह के आय कर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स। इट मीन्स यह एक ऐसा टैक्स है जो ऐसे व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिनकी आय का साधन मजदूरी है या किसी तरह की नौकरी है। तो ऐसे व्यक्ति मजदूरी से कमाए गए आय और नौकरी से कमाए गए वेतन या अन्य किसी भी तरह की आय जो किसी भी तरह का गेम वो विन करते हैं तो उन्हें प्राप्त होती है, या किसी भी तरह की लॉटरी की जीत से उन्हें रुपया प्राप्त होता है, या कहीं अगर वो अपना मनी लेंड करते हैं तो उससे इंटरेस्ट की जो उन्हें इनकम होती है वह अदर इनकम्स या मजदूरी के रूप में प्राप्त किया गया धन, वेतन के रूप में कमाई गई आय पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो टैक्स दिया जाएगा वह पर्सनल इनकम टैक्स कहलाएगा। सेकेंडली बिजनेस इनकम टैक्स मीन्स बिजनेस की कमाई गई आय पर जो टैक्स पे किया जाता है वह बिजनेस इनकम टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉरपोरेशंस, निगम जो कि LIC से हम समझ सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस हैं, पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसी फर्म्स जो व्यवसाय करती हैं, या जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, ऐसे व्यवसाय जो 1 करोड़ से कम मैक्सिमम 1 करोड़ की पूंजी के साथ
शुरू किए गए हैं। और अभी हमें देखने को यह भी मिला कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस से रिलेटेड कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिस संबंध में यह 1 करोड़ की लिमिट 5 करोड़ तक बढ़ा दी गई है सरकार के द्वारा। जैसे कि हैंडलूम से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप करते हैं, ड्रग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप करते हैं, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक की बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस के अंतर्गत आएंगे। या फिर एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं रोजगार के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य बिजनेस के अंतर्गत शामिल होगा। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर्स, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी वस्तु की दुकान करता है और उससे जो आय प्राप्त करता है, तो इन सभी निगमों या फिर पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्मों द्वारा, स्मॉल स्केल बिजनेसेस द्वारा या इंडिविजुअल जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके द्वारा कमाई गई कर योग्य आय पर जो टैक्स पे किया जाता है वह बिजनेस इनकम टैक्स कहलाता है। इसके साथ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इंडिया में टैक्सेशन के रूट्स हमें मनुस्मृति से मिलते हैं। मनुस्मृति में भी यह व्याख्या की गई कि उस समय भी राजाओं द्वारा कर वसूल किया जाता था। यह कर ट्रेडर्स एवं आर्टिसन से यानी व्यापारियों एवं शिल्पकारों से उनके द्वारा कमाए गए लाभों के 1/5 भाग के बराबर लिया जाता था तथा कृषि उपज के 1/6 भाग को कर के रूप में वसूल किया जाता था। इसके साथ अर्थशास्त्र में भी हमें कर के संबंध में उल्लेख मिलते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक स्टेटमेंट दी कि टैक्सेशन सिस्टम इक्विटी एंड जस्टिस बेस होना चाहिए, यानी कर व्यवस्था में समता एवं न्याय के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए, जिससे अमीर व्यक्ति पर कर का बर्डन ज़्यादा एवं गरीब व्यक्ति पर कर का भार कम रहे। यह प्रिंसिपल आज भी हम इनकम टैक्स एक्ट में देखते हैं कि इक्विटी एंड जस्टिस बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम हमारा रहता है। अर्थव्यवस्था में इस चीज़ पर जोर दिया गया कि आप जब भी कर व्यवस्था को लागू करें उस संबंध में किस समय कर वसूल किया जाएगा, किस परसेंटेज से टैक्स वसूल किया जाएगा और कितनी क्वांटिटी में टैक्स हमारा कलेक्ट होगा, इसके लिए पहले से ही निर्धारण किया जाए ताकि आप समय पर कर व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कर सके। उस समय टैक्स कलेक्टर के द्वारा टैक्स कृषि उपज के 1/6 भाग पर लेना निश्चित किया गया और टैक्स के संबंध में सभी रेट्स को पहले से ही डिफाइन किया जाता था। इस संबंध में यह भी देखने को मिलता है कि इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट की गई गुड्स पर टोटल गुड्स की वैल्यू पर टैक्स जो है वह चार्ज किया जाता था। उस समय में फॉरेन गुड्स के संबंध में उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू पर 20% टैक्स चार्ज किया जाता था। इसी तरह से अन्य जो सेस हैं, टोल्स हैं, इसकी रेट्स भी पहले से ही डिस्क्राइब की जाती थी। यह तो बात हमने की टैक्सेशन से रिलेटेड हिस्ट्री की। अब हम बात करेंगे इंडिया में इनकम टैक्स के हिस्ट्री के बारे में कि इंडिया में इनकम टैक्स पहली बार सर जेम्स विल्सन ने 1860 ईस्वी में लगाया था और 1860 के अंदर यह टैक्स सर जेम्स विल्सन द्वारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम यानी मिलिट्री म्यूटनी में हुई हानि की पूर्ति के लिए लगाया गया और यह कर 1860 में उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए लगाया गया था। इसके साथ साथ समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए। 1860 में जिस तरह से कर की व्यवस्था रखी गई उसमें संशोधन 1863 में, 1867 में, 1871 में, 1873 में यानी 1878 तक पहली वाली व्यवस्था को, कर व्यवस्था को ही संशोधित रूप में लागू किया गया। इसके बाद 1886 के अंदर आयकर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया गया। 1800
1986 में इनकम को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया और फिर उस पर टैक्स लगाने से रिलेटेड प्रावधान जो है वह इस नए इनकम टैक्स एक्ट में किया गया, जो कि 1886 में बनकर पारित हुआ। उसके बाद 1918 में एक नया इनकम टैक्स एक्ट जो है वह पास किया गया और इस एक्ट के तहत टोटल इनकम पर टैक्स चार्ज करने की बात कही गई और अब जो है यह टैक्स रेट्स भी जो हैं पहले के कंपैरेटिवली बढ़ा दी गई 1918 के नए इनकम टैक्स एक्ट में। जब हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट 1922 की, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि 1922 में पहली बार यह व्यवस्था की गई कि आप करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स चार्ज करेंगे, जिसके बाद आज तक हम करंट ईयर में टैक्स को असेस करते हैं, जिसके लिए हम इनकम कौन सी लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर में हमने अर्न की है। और जिस ईयर यह टैक्स प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेस किया जाएगा उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, जो कि 1922 के एक्ट में व्यवस्था के अनुसार जो है आज हम इस व्यवस्था को भी उसी तरीके से अपना रहे हैं। इसके बाद 1939 में दोबारा इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया गया और एक नया इनकम टैक्स अमेंडेड एक्ट 1939 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन 1939 से पहले भी हमें यह देखने को मिला कि नॉर्मल इनकम पर टैक्स को स्टेप रेट से लिया जाता था और वे कंपनीज जो सुपर टैक्स पे करती थी उन्हें स्लैब रेट से टैक्स पे करना होता था। इसका मीनिंग समझने के लिए आपको स्टेप रेट एवं स्लैब रेट में डिफरेंस का पता होना चाहिए। स्टेप रेट इट मीन्स परसेंटेज ऑफ रेट, जिसमें आप जब इनकम के ऊपर उस रेट से टैक्स चार्ज करते हैं तो इनकम के बढ़ने पर टैक्स की परसेंटेज को हम बढ़ाते नहीं हैं, टैक्स की परसेंटेज फिक्स रहती है। जो रेट की परसेंटेज है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जो रेट है परसेंटेज है वह इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने पर फिक्स रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें उस समय की, तो उस समय टैक्स अनाज में लिया जाता था। अनाज मतलब कि 1 रुपए में 16 आना होता था और अगर यह फिक्स किया गया कि 1 रुपए पर 1 आना टैक्स पे करना है, तो इट मीन्स स्टेप रेट हम किसे कहेंगे कि जब अगर 1 रुपए से इनकम बढ़कर अगर आपकी 10 रुपए भी हो गई तो 10 रुपए पर कितने आना टैक्स लिया जाएगा, 10 आना लिया जाएगा, क्योंकि यह फिक्स किया गया कि 1 रुपए पर 1 आना टैक्स देना है। और अगर हमारी इनकम बढ़कर 10 रुपए हो गई तो उस पर 10 आना टैक्स लिया जाएगा। जो टैक्स की रेट परसेंटेज है वह इंक्रीज नहीं होगी, जिसे हम स्टेप रेट से टैक्स लेना समझ सकते हैं। इसी तरह से जो कंपनीज थी 1939 से पहले वह सुपर टैक्स पे करती थी। सुपर टैक्स का क्या मीनिंग है कि सुपर टैक्स स्लैब रेट से लिया जाता था। स्लैब रेट किसे हम समझेंगे कि आपके इनकम की एक ब्रैकेट बना दी गई और उस इनकम ब्रैकेट में आपको टैक्स पे करने की एक रेट की परसेंटेज फिक्स की गई और जैसे ही वो इनकम उस ब्रैकेट से इंक्रीज करेगी आपको एक इंक्रीजिंग फॉर्म में दी गई रेट परसेंटेज से टैक्स देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर असेसमेंट ईयर 2021 की बात करें तो हमें बताया गया कि 2,50,000 रुपये तक आपकी एग्जम्प्टेड लिमिट है, कर मुक्त सीमा है आय की, उस अमाउंट तक आपने टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद अगर 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक की जो इनकम होगी उस पर आपकी टैक्स की रेट 5% रहेगी और अगर 5 लाख से 10 लाख तक की जो इनकम है उस पर आपकी टैक्स की रेट 20% रहेगी। तो इट मीन्स 2,50,000 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक एक इनकम की ब्रैकेट बनाई गई और इस ब्रैकेट पर रेट क्या रही हमारी 5%। और 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक जो इनकम की ब्रैकेट बनाई गई उसके लिए रेट हमारी 5% से इंक्रीज होके क्या हो गई 20%। इसका क्या मीनिंग है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है स्लैब रेट में उसके अकॉर्डिंग रेट जो है टैक्स की वो फिक्स की गई है और रेट में
इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज हुई। तो इट मीन स्लैब रेट में इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी जो टैक्स की रेट है वो भी इंक्रीज होती है या फिर उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है, जबकि जो स्टेप रेट थी उसमें टैक्स की रेट जो है वो फिक्स रहती थी और इनकम आपकी बढ़ती है या कम होती है तो उसी फिक्स रेट से उस पर टैक्स चार्ज किया जाता था। तो हम बात कर रहे थे कि 1939 में जो अमेंडमेंट किया गया, 1922 के इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया, तो 1939 से पहले सभी तरह की कंपनीज की इनकम को छोड़कर टैक्स हम स्टेप रेट से लेते थे। सिर्फ कंपनीज को सुपर टैक्स जो है वो स्लैब रेट से पे करना होता था। तो इस 1939 के एक्ट में संशोधन किया गया और वह संशोधन के बाद यह निर्धारित किया गया सभी तरह की इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स लिया जाएगा। इसके साथ साथ 1948 के अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन दिया गया। वह प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग आप समझ सकते हैं कि आपको टैक्स पे करना है तो इस संबंध में हमें यह देखना होगा कि वह कंपनी इंडियन कंपनी है या फिर अदर कंपनी है। 1948 में प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के तहत अगर एक इंडियन कंपनी टैक्स पे करती तो उसकी इनकम अगर 25,000 रुपये से कम है तो उससे 1 रुपये में से 2.5 आना टैक्स लिया जाता था। और दूसरी तरफ अगर अदर कंपनी की हम बात करें, उसकी इनकम 25,000 रुपये से कम रहती तो उससे कंपैरेटिवली इंडियन कंपनी के ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता था, जो कि उस समय का बताया गया है कि 1 रुपये पर 5 आना टैक्स अदर कंपनी को देना होता था, जबकि इंडियन कंपनी को 1 रुपये पर 2.5 आना टैक्स देना होता था। तो इस तरह से 1948 में एक डिफरेंशिएशन के प्रिंसिपल को भी हमने समझा। इसके साथ साथ 1922 से 1948 के इन बिटवीन हमें यह भी देखने को मिला कि एग्जम्प्टेड जो लिमिट जिसको आज हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, कर मुक्त सीमा, उस समय भी विद्यमान थी। कर मुक्त सीमा का जो अमाउंट था, आय किस सीमा तक हमारा कर मुक्त होगा जिस पर हमें टैक्स नहीं देना, वह कर मुक्त सीमा 1922 से 1948 के बीच कभी 1000 भी देखने को मिली, कभी 1500 रुपये भी देखने को मिली और मैक्सिमम यह 2000 रुपये तक रही। इसके साथ साथ अब इस व्यवस्था पर काम होने लगा कि एक नया इनकम टैक्स एक्ट जो पुरानी सभी तरह के जो हमने प्रिंसिपल्स किए या फिर व्यवस्थाएं की, उसमें इस तरह के बदलाव के साथ बनाया जाए कि जिससे आप कर की चोरी को भी रोक सकें। तो इस संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉ कमीशन को 1956 में इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट बनाने की सिफारिश की गई। तो लॉ कमीशन को जब 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेफर किया केस, उसके इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी गठित की गई और यह इंक्वायरी कमेटी, यह जांच समिति द्वारा 1956 में रिपोर्ट पेश की गई और उसका भी नए इनकम टैक्स एक्ट बनाने में सहयोग माना जाता है। और लॉ कमीशन ने इस संबंध में सितंबर 1958 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ही सहयोग से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ कंसल्ट करने के बाद ही नया इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर पास किया गया और उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल 1962 में किया गया। तो 1 अप्रैल 1962 में यह भारत में लागू हुआ। आयकर अधिनियम 1961 में जो पास किया गया था और यह भारत में जम्मू एंड कश्मीर के साथ लागू हुआ। उस एरियाज में भी इसी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है।
अब जो ये आज के टाइम में हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट, तो इसमें टोटल हमें 298 सेक्शन देखने को मिलते हैं। इट मीन्स 298 सेक्शन आपको कर से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, मेनली इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको सभी तरह के रूल्स रेगुलेशंस, उनके कैलकुलेशन के क्या मेथड्स हैं, टैक्स को कैसे आपने असेस करना है, इसके बारे में बताते हैं। अब क्वेश्चन यह भी रेज होता है कि जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पास किया गया और उसे इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल 1962 में किया गया, तो जो असेसमेंट ईयर हमारा 1961 टू 62 का था, यानी 1961 से 62 तक का जो असेसमेंट ईयर था, उसमें टैक्स किस तरह से असेस किया जाता था। तो इस संबंध में यह देखने को मिला कि जो 1922 का एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, यही एक्ट इस तरह से बनाया गया कि 1961 तक इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता था। और 1961 में जो एक्ट बना वह 1962 के बाद तक आज भी हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम उसमें किसी भी तरह का अगर चेंज किया जाता है, लेकिन 1961 में पास किया गया एक्ट आज भी कर के संबंध में, इनकम टैक्स के संबंध में आपको सभी तरह की गाइडलाइंस देता है। अब हम वन बाय वन इनकम टैक्स के फीचर को डिस्कस करेंगे, जिससे कि इनकम टैक्स में यूज होने वाली डिफरेंट टर्म्स की जानकारी आपको हो सके। जिसमें हम फर्स्ट वन फीचर पर चलते हैं। फर्स्ट वन फीचर है लेविड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके आर्टिकल 265 में ये मेंशन किया गया है कि नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड और लेविड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मीन्स किसी भी तरह का कोई भी कर आप पब्लिक से तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक आपको संविधान इसकी परमिशन ना दे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 देखा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 हमें क्या बताता है कि आर्टिकल 246 के अंतर्गत 3 लिस्ट डिफाइन की गई है इस शेड्यूल 7 में, जिसमें फर्स्ट वन लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 to 97 पॉइंट से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं उस संबंध में कानून बनाने की और उस कानून के अंदर संशोधन करने की पावर्स दी गई हैं। इसी तरह से जो हमारी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत दिए गए 1 to 66 पॉइंट के अंतर्गत जितने भी एरियाज हैं उस संबंध में कानून बनाने के, उसको लागू करने के, उसमें संशोधन करने के अधिकार राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। और जो थर्ड वन लिस्ट है हमारी कंकरंट लिस्ट, इस संबंध में 1 to 47 पॉइंट्स में जितने भी एरियाज हैं उस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों को है। तो अब हम मेन बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो आप इस आर्टिकल 246 में क्या देख रहे हैं कि यूनियन लिस्ट के पॉइंट नंबर 82 में डिफाइन किया गया कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, कि इनकम पर जो भी टैक्स लिया जाएगा वह केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन उस इनकम पर लिए गए टैक्स में हमारी कृषि आय का टैक्स शामिल नहीं होगा। कृषि आय के अलावा, एग्रीकल्चर इनकम के अलावा आप इनकम के ऊपर टैक्स जो लेंगे वह यूनियन लिस्ट के अंतर्गत लेंगे और उस टैक्स को लेने का अधिकार किसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट को है, यानी हमारी केंद्रीय सरकार को है। तो इस तरीके से जो जैसे कि यूनियन लिस्ट के पॉइंट नंबर 82 ने हमें बताया कि ऐसी इनकम जो कृषि आय के अतिरिक्त है उस संबंध में कर एकत्रित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास है। तो कृषि आय पर कर लेने का अधिकार किसके पास है? आप ये जानने के लिए स्टेट लिस्ट के पॉइंट नंबर 46 पे आइए। स्टेट लिस्ट
का पॉइंट नंबर 46 हमें बताता है कि एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड टैक्स कलेक्ट करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के पास है। फीचर है वो क्लियर हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो इनकम टैक्स चार्ज करे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इनकम टैक्स को चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स के संबंध में किसी भी तरह का लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और टाइम टू टाइम उसको चेंज भी किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट वन फीचर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन फीचर के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक डायरेक्ट नेचर का टैक्स है, यानी आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर का क्या मीनिंग होता है, या डायरेक्ट टैक्सेस हम किसे कहते हैं कि ऐसे टैक्स जो टैक्स पेयर द्वारा जब भी गवर्नमेंट को दिए जाएंगे तो उस संबंध में जो बर्डन है वो टैक्स पेयर का ही रहेगा। वह अपना बर्डन टैक्स पे करने से रिलेटेड दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि राम है वो मारुति कंपनी के अंदर जॉब करता है, तो उसको जो सैलरी से इनकम है उस पर टैक्स पे करने के लिए राम ही लाइबल है और राम का ही बर्डन है टैक्स पे करने का। अगर वो अपनी सारी इनकम वाई को ट्रांसफर भी कर दे तब भी उस इनकम से रिलेटेड टैक्स पे करने की लाइबिलिटी एक्स की ही रहती है। वो वाई को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी अपनी ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अगर आप डायरेक्ट टैक्स के बारे में सही तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आपको इनडायरेक्ट टैक्स का भी मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो जब भी पे किए जाएंगे गवर्नमेंट को तो जिस व्यक्ति द्वारा पे किए जाएंगे ये जरूरी नहीं कि उन्हें पे करने का दायित्व जो है वह उसी व्यक्ति का हो, या फिर वह अपनी जेब से अगर उन्हें पे करता है तो उसका बर्डन भी वह खुद ही बियर करता हो, ये आवश्यक नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर वहां पे आपने खाना खाया तो टोटल बिल जो आपने उस संबंध में पे किया तो उससे रिलेटेड जीएसटी जो चार्ज किया गया आपके द्वारा, तो जब भी रेस्टोरेंट का मालिक टोटल अपनी इनकम से रिलेटेड टैक्स पे करेगा तो जो जीएसटी आपके बिल से उसने चार्ज किया है, आपसे लिया है जो पैसा, वह आगे वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ताकि जो रेस्टोरेंट का मालिक है उस पर उस टैक्स का बर्डन ना रहे। तो इस तरीके से रेस्टोरेंट के मालिक ने जो बिल पे किया गवर्नमेंट को, वो बिल के संबंध में जो टैक्स पे किया वो हमारा इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स माना जाएगा, क्योंकि इसका बर्डन जो है उसने कस्टमर पर ट्रांसफर कर दिया, ना कि उसने इसे अपनी जेब से पे किया है। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जैसे ही आपको मीनिंग क्लियर हो जाता है तब आप समझ पाते हैं कि इनकम टैक्स डायरेक्ट नेचर का टैक्स क्यों है, क्योंकि अगर आपने इनकम अर्न की है तो इससे रिलेटेड टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आपकी ही है। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी हमारा डायरेक्ट नेचर का टैक्स है। जिस व्यक्ति के नाम वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उस संबंध में टैक्स भी वह व्यक्ति पे करने के लिए लाइबल है, वो अपनी इस लाइबिलिटी को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अनदर वन फीचर इज इनकम टैक्स इज अ एनुअल टैक्स। एनुअल टैक्स जिसको हम वार्षिक कर कहते हैं। वार्षिक कर का मतलब क्या है कि एक वर्ष में कमाई गई टोटल इनकम के टैक्सेबल पार्ट पर आपने ये टैक्स पे करना है। इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीट इनकम जो है वो आपको पहले कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर किसे हम मान के चलेंगे, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा। तो ऐसे ईयर में एक व्यक्ति के द्वारा जो भी इनकम अर्न की गई उसका जो कर योग्य भाग है उसके ऊपर जो है उसको इनकम टैक्स चुकाना होता है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वन और सेकंड वन पॉइंट्स को जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे हमें एक बात ये भी समझ आती है कि इनकम टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है। कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी कि वो इनकम टैक्स जो है चार्ज कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बनाया जिसको हम सीबीडीटी कहते हैं। तो इट मीन्स केंद्रीय सरकार द्वारा एक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर लेने से संबंध में एक बोर्ड बनाया गया, और यह बोर्ड जो है आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिक से ये टैक्स लेता है।
तो इसकी हिरार्की की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले परमिशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पर काम करेगा सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, और सीबीडीटी के द्वारा ये परमिशन दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि वो टैक्स को कलेक्ट करें। अनदर वन फीचर को अगर हम डिस्कस करें तो वो फीचर है हमारा टैक्स ऑन पर्सन एंड टैक्स ऑन टोटल इनकम। मीन्स कि जब भी टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो ये टैक्स जो है वो पर्सन पर लगाया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसके अकॉर्डिंग पर्सन का मीनिंग, पर्सन जो है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 के पार्ट 31 में डिफाइन किया गया है कि इसमें इस डेफिनेशंस में जितने भी लोगों की हम बात करेंगे या फिर जितनी भी एंटिटी की हम बात करेंगे, जितनी भी लीगल बॉडीज की हम बात करेंगे, वो सभी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन कंसीडर किए जाते हैं। जिसमें फर्स्ट वन आता है हमारा एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल का मतलब क्या है? एक व्यक्ति। एक व्यक्ति मतलब राम भी एक व्यक्ति है, ऐसे ही अगर हम श्याम की बात करें वह भी एक व्यक्ति है। और अगर हम किसी भी थर्ड पर्सन की बात करते हैं जो कि एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, जिसका जन्म जो है एक व्यक्ति की तरह हुआ है, तो वो हमारा पर्सन कंसीडर किया जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अनदर वन पर्सन्स के अंदर हम लेते हैं अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम जो है इन शॉर्ट बोलते हैं HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग फ्रेम की गई है, या हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी फैमिली जिसमें एक ही पूर्वज के वंशज इकट्ठे रहते हैं और उनके द्वारा किसी भी तरह का कार्य या व्यवसाय किया जाता है, तो उस पर जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी HUF की रेज होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से HUF जो है उस टैक्स को पे करने के लिए पर्सन कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वन पर्सन में हम लेके चलते हैं कंपनी को, कि अगर कोई भी कंपनी एक्ट 1956 या उसमें टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट हुई, उसमें दिए गए सेक्शन या फिर उसमें दिए गए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर्ड की गई हैं, एक कंपनी के रूप में वो कार्य कर रही हैं, तो ऐसी कंपनी भी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इनकम्स पर टैक्स पे करने के नज़रिए को अगर हम देखें तो वो पर्सन मानी जाएंगी। अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है, जैसे कि हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कंडीशंस जो रूल्स डिफाइन करता है उसके बेस पर बनाई गई हैं, तो ऐसी फर्म भी अपने बिजनेस के संबंध में जब भी टैक्स पे करेंगी तो इसके कंसर्न में जो है उन्हें पर्सन कंसीडर किया जाएगा। पर्सन्स में हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आएंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AOP। AOP का मीनिंग क्या है कि ऊपर जितने भी हमने पर्सन्स की बात की, जैसे कि इंडिविजुअल भी एक पर्सन है, HUF भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है, इसी तरीके से फर्म भी एक पर्सन है। अगर ये चारों मिलकर किसी भी तरह का बिजनेस चलाते हैं तो उसके लिए इनकी एक कंबाइंड बॉडी जो फ्रेम होगी उसको हम AOP कहेंगे। जिसे हम AOP क्यों जानेंगे? क्योंकि जितने भी ये पर्सन्स हैं उनको एसोसिएट करके एक सेपरेट बॉडी हमने तैयार की, जो अपना जब बिजनेस जब चलाएगी, इस संबंध में जो भी उनको इनकम होगी उस पर जब भी वो टैक्स पे करेंगे तो वो AOP माने जाएंगे। एज ए पर्सन उन्हें AOP जाना जाएगा और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर वो जो है इस तरीके से टैक्स के संबंध में जो भी उनकी लाइबिलिटीज है उसको वो पे करेंगे। या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी हमने तैयार करनी है। इंडिविजुअल कौन है? जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी कि राम एक इंडिविजुअल है, श्याम एक इंडिविजुअल है। इसी तरह से राम श्याम मिलकर किसी भी तरह की एक सेपरेट एंटिटी फ्रेम करते हैं, एक अलग से व्यवसाय करते हैं जिसमें राम भी हिस्सेदार है और श्याम भी हिस्सेदार है, और व्यवसाय मिलकर सभी दोनों की डायरेक्शंस के द्वारा दोनों के कंट्रोल में चलाया जाता है। तो उन्होंने एक जो बॉडी फ्रेम की अलग अलग इंडिविजुअल्स ने मिलकर, उसको हमने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा, या फिर इन शॉर्ट फॉर्म में हम उसको BOI भी कहते हैं। अनदर वन पर्सन की अगर हम बात करें एज पर सेक्शन 2 पार्ट 31, अ लोकल अथॉरिटी भी जो है हमारी पर्सन है। लोकल अथॉरिटी का मतलब
जो लोकल लेवल पर काम करने वाली जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे म्यूनिसिपल कमेटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, तो इनको भी जो टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें जो है पर्सन कंसीडर किया जाता है। एवरी आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन, इसका क्या मतलब है कि कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी कृत्रिम व्यक्ति जिसने एक व्यक्ति की तरह जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य एक व्यक्ति की तरह किए गए कार्य से मेल खाते हैं या उससे सिमिलर माने जाते हैं, या फिर कोई भी जुडिकल पर्सन कि जो हमारी लीगल एंटिटी है, जो कि कानून द्वारा बनाई गया किसी भी तरह का कोई भी निगम है, वैधानिक निगम हैं जितने भी अपने इंश्योरेंस, जैसे अपना एक्ट है 1938, इसके अंतर्गत किसी भी तरह का इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अगर बनाया गया, या फिर हमारा LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो 1956 एक्ट के अंतर्गत जो है फ्रेम किया गया। इट मीन्स किसी भी कानून के द्वारा बनाया गया कोई भी निगम है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी कृत्रिम व्यक्ति की तरह बिहेव करने वाली हमारी लीगल एंटिटी है, जो ऊपर अगर इंक्लूड नहीं भी की गई, जितने भी हमने पर्सन्स किए, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी या फर्म, इनमें इंक्लूड ना होने वाला कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल और जुडिकल जो पर्सन है जिनके टैक्स की लाइबिलिटी को कोई अदर पर्सन पे कर रहा है उनके बिहाफ पर, तो उसे हम जो है पर्सन्स की डेफिनेशन में कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या जाना कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसका जो सेक्शन 2 है, उसके पार्ट 31 में जिन्हें पर्सन कंसीडर किया गया है, वही इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन माने जा सकते हैं। टैक्स ऑन पर्सन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम, यानी कुल आय पर कर। जब भी आप टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, इससे पहले एक पर्सन की टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी होगी। एक पर्सन की टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा डिफाइन किए गए 5 हेड हैं। उन 5 हेड में आप एक व्यक्ति की जिस भी सोर्स से इनकम है, उस हेड में आप उसे प्रेजेंट करेंगे, और फिर उस इनकम से आप टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे उस पर्सन की, और उस पर उसकी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब ये 5 हेड हैं क्या, इसके बारे में हम डिटेल में आगे करेंगे। यहाँ पे ब्रीफ में अगर हम उसका मीनिंग जाने, तो इसमें फर्स्ट वन हेड आता है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, जिसमें एक पर्सन की वेतन से आय जो है उसको दिखाया जाता है। सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक पर्सन की मकान संपत्ति से जो अर्निंग हो उसे हम जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाते हैं। इसी तरह से अगर एक व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय किया जाता है, तो उस व्यवसाय से जो भी वह इनकम कमा रहा है, तो उसकी बिजनेस प्रोफेशन हेड में आएगी वह इनकम। अगर किसी भी तरह की उसके पास कैपिटल एसेट है और उस एसेट को उसने सेल कर दिया, और उससे जो भी गेन उसे हुआ, तो उसके लिए वह गेन कैपिटल गेन कहलाएगा, और वह कैपिटल गेन हेड में शो किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी ऐसी इनकम है जो इन 4 हेड्स में, यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन हेड में नहीं दिखाई गई, वह अन्य आय से संबंधित एक हेड बनाया गया, अदर सोर्स हेड। तो इन आयों को अदर सोर्स हेड में दिखाया जाता है। तो इन 5 हेड से एक पर्सन की इनकम को आप टोटल करते हैं, उससे के बाद आपके पास ग्रोस टोटल इनकम आती है, और उस ग्रोस टोटल इनकम में आप जब 80C से U तक की डिडक्शन लेस कर देते हैं, तो आपके पास जो इनकम आएगी उसे हम टोटल इनकम कहेंगे, जिसे आप एक एग्जांपल द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कि सपोज कीजिए कि X जो है एक प्राइवेट जॉब करता है, तो उसको वहां से जो सैलरी मिलती है उसे सैलरी से इनकम होती है। इसके साथ साथ अगर उसके पास 3 हाउसेज हैं, तो एक हाउस उसने रहने के लिए यूज कर रखा है, और 2 हाउस वह जो है लेट आउट कर देता है, यानी उन्हें किराए पर दे देता है, तो किराए से भी वह आय कमा रहा है। इसी तरीके से अगर मार्केट में किसी तरह के शेयर खरीदता है, तो डिविडेंड से भी उसे इनकम हो रही है। अगर उसके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, वह उसने 3 साल रखी, उसके बाद उसको बेच दिया, तो उसके ऊपर उसे जो गेन हुआ वह लॉन्ग टर्म गेन भी उसकी कैपिटल गेन हेड का पार्ट है। तो उस व्यक्ति को इस तरह से कमाई गई जो इनकम है, चाहे वह उसने सैलरी से कमाई, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से कमाई, या फिर शेयर से डिविडेंड के रूप में कमाई,
या फिर जो है किसी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर उसने लाभ कमाया, इन चारों इनकम्स के टोटल पर ही उस व्यक्ति का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि इन चारों हेड में कमाई गई इनकम को पहले टोटल करेंगे, जिसके बाद हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम आएगी उस पर्सन की, उसमें से 80C से U तक की डिडक्शन को हम लेस करेंगे और फिर हमारे पास टोटल इनकम आएगी। तो टोटल इनकम आने के बाद टैक्स हमने किस पर चार्ज करना है, टोटल इनकम के टैक्सेबल पार्ट पर, यानी कुल आय के कर योग्य भाग पर उस व्यक्ति को टैक्स देना होगा। और टोटल इनकम का कर योग्य भाग क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कि अगर एक पर्सन की टोटल इनकम यहाँ पे हमारे पास 10 लाख आती है, अगर जो हमारा टाइम टू टाइम फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा हर साल जो टैक्स रेट डिफाइन की जाती हैं, तो उस टैक्स रेट में डिफाइन किया गया कि एक व्यक्ति की इनकम के ऊपर कर मुक्त सीमा 2,50,000 है, यानी 2,50,000 तक की इनकम पर उस व्यक्ति को टैक्स नहीं देना। तो जो हमारी टोटल इनकम 10 लाख आई, उस 10 लाख में से 2,50,000 पर हमें टैक्स नहीं देना, तो इट मीन्स हमारी रिमेनिंग इनकम जो है 7,50,000 7,50,000 रुपीज के ऊपर हमने टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि टोटल इनकम तो हमारे पास 10 लाख थी, लेकिन उसमें से जो एग्जम्प्टेड लिमिट थी या फिर कर मुक्त जो सीमा थी वो हमने लेस कर दी, और रिमेनिंग जो हमारे पास इनकम बची उसे हम जो है टैक्सेबल इनकम कहेंगे। तो टैक्स अब हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, 7,50,000 पर, यानी टैक्सेबल इनकम पर। तो टोटल इनकम का जो टैक्सेबल पार्ट है उस पर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे इनकम टैक्स के फीचर्स के अंदर नेक्स्ट फीचर जो रहेगा वो है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन असेसमेंट ईयर, कि जब भी आप अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमने इनकम कौन से ईयर की लेनी है, प्रीवियस ईयर की, और उस पर टैक्स कब असेस करना है, उससे नेक्स्ट ईयर, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये जरूरी है कि हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लें, जिससे हमें यह क्लियर हो जाए कि प्रीवियस ईयर किसे हमने मानना है और असेसमेंट ईयर हमें किसे। इस कंसर्न में हम कंपैरिजन पे आएंगे, जिसमें कंपैरिजन हमें किस किस का करना है, प्रीवियस ईयर का किसके साथ कंपैरिजन करना है, असेसमेंट ईयर के साथ। तो फर्स्ट वन, मीनिंग बेस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रीवियस ईयर क्या है, एक ऐसा ईयर जिसमें हमने इनकम अर्न की है, एक ऐसा साल जिसमें हमने आय कमाई है, तो उसे हम कहेंगे प्रीवियस ईयर। और अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें तो असेसमेंट ईयर क्या है, कि ऐसा वर्ष जिसमें पिछले साल कमाई गई आय के ऊपर आप कर की गणना करते हैं, टैक्स को इवेल्युएट करते हैं, तो वो साल हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा या फिर कर निर्धारण वर्ष कहलाएगा। इसी तरह से अनदर वन कंपैरिजन को अगर हम डिस्कस करें तो प्रीवियस ईयर वो ईयर है जो हमारी आय से संबंधित है, जो इनकम आपने अर्न की है उससे जो साल संबंधित है वह हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। और असेसमेंट ईयर क्या कहलाएगा, जिसमें आपने प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की उससे रिलेटेड टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है, उससे संबंधित कर का दायित्व आपका उत्पन्न जिस साल होगा वह हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हम यह भी मान के चलते हैं कि कोई जरूरी नहीं है प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ का हो, इससे कम भी हो सकता है। यानी आपके प्रीवियस ईयर में जो टोटल मंथ हैं, जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, वो अगर 12 महीने से कम है तब भी उसे प्रीवियस ईयर माना जाएगा। किस केस में माना जाएगा, जैसे सपोज कीजिए कि आपने अपना बिजनेस ही 1 नवंबर को स्टार्ट किया। जब आपने 1 नवंबर को अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आप अपने प्रीवियस ईयर को देखें तो आपका प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हुआ माना जाएगा, 1 नवंबर को ही स्टार्ट हुआ माना जाएगा। उस प्रीवियस ईयर का एंड कब होगा, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। तो आपका प्रीवियस ईयर कितने टाइम पीरियड का बना, 1 नवंबर टू 31 मार्च। तो इट मीन्स नवंबर टू 31 मार्च में टोटल मंथ कितने हुए, 5 मंथ हुए। तो वो 5 मंथ क्या है, 12 मंथ से लेस देन है। तो
तो जिन केसेस में अगर बिजनेस ही हमने नया शुरू किया है तो यह जरूरी नहीं है कि आपका प्रीवियस ईयर जो है वो 12 मंथ का हो, वह 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। लेकिन जब हम असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो वो हमेशा आपको 12 मंथ का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर तो वो ईयर है जब आपने इनकम पर टैक्स असेस करना है। अब टैक्स जिस ईयर हमने असेस करना है, इनकम तो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न कर ली, जब आप उस पर टैक्स असेस करने लगेंगे नेक्स्ट ईयर तो वो आपको 12 मंथ का ही देखने को मिलेगा। ये जितनी भी ऊपर हमने बातें डिस्कस की कि क्या इसका मीनिंग है और कितने टाइम पीरियड का ये होता है, ये सब हमें कहाँ से पता चली? हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स को पढ़ रहे हैं, और इनकम टैक्स के बारे में हमें सभी की सभी डिटेल कहाँ से पता चलती हैं? इनकम टैक्स एक्ट से पता चलती हैं। इट मीन्स प्रीवियस ईयर के बारे में जो भी अभी हमने पढ़ा, ये सब चीजें किस में डिफाइन की गई? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 के अंतर्गत। और असेसमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो असेसमेंट ईयर के बारे में ये सभी फीचर हमें किसने बताए? जो हमारी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके सेक्शन 2 और उसकी पार्ट 9 ने, या फिर इसको क्लोज भी हम बोलते हैं कि सेक्शन 2 और पार्ट 9 के अंतर्गत, या सेक्शन 2 उसका क्लोज 9 के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें बताता है कि हमने इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट ईयर किसे मानना है।